आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नमस्कार, 14 जुलाई की शाम है, दिन है बुधवार। मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो पर इवनिंग न्यूज एनालिसिस पॉडकास्ट दिन भर, वो ठिकाना जहां होती है खबरों पर चर्चा और उनका सटीक विश्लेषण, और ये सब होता है तकरीबन आधे घंटे में, बिल्कुल आसान जबान में, बिना शोर शराबे के। तो आज के इस पॉडकास्ट में किन खबरों पर होगी बात, चलिए जानते हैं। सबसे पहले बात करेंगे पीके यानी प्रशांत किशोर की राहुल और सोनिया गांधी से हुई मुलाकात पर, और जानेंगे कि जो अटकलें लग रही हैं कि प्रशांत किशोर राष्ट्रपति के लिए एनसीपी प्रमुख शरद पवार का नाम सुझा रहे हैं, वो कितनी सही है। उसके बाद बात करेंगे कोरोना की, जिसके मामले फिर से ग्लोबली बढ़ने लगे हैं। कहां कितने बड़े हैं मामले, जानेंगे ब्रिटेन के नेशनल हेल्थ सर्विस से जुड़े डॉक्टर अविरल वत्स से। उसके बाद बताएंगे कि जनसंख्या मुद्दे पर, जिस पर बहुत शोर है, पहले कहा जा रहा था कि बच्चे 2 ही अच्छे, अब राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि बच्चा 1 ही अच्छा। तो क्या है ये चर्चा, आपको बताएंगे। और आखिर में बात होगी जोमैटो की, और जानेंगे कि जोमैटो का आईपीओ कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो करेंगे रुख इन सब मुद्दों का, लेकिन पहले चलते हैं खुशबू के पास और सुनते हैं आज की हेडलाइंस। शुक्रिया जमशेद। केंद्र सरकार ने आज हुई कैबिनेट मीटिंग में राष्ट्रीय आयुष मिशन को 2021-22 से लेकर 2025-26 तक बढ़ाने का फैसला किया है। इस दौरान इस मिशन को सफल बनाने के लिए कुल 4,607 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता यानी DA 17% से बढ़ाकर 28% कर दिया है। कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर ने आज इस फैसले पर मुहर लगा दी है। सरकार के इस फैसले से 50 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और 61 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा। इसके लिए सरकार लगभग 34,401 करोड़ रुपए खर्च करेगी। कोरोना की दूसरी लहर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वाराणसी दौरे पर रहेंगे। करीब 8 महीने बाद कल पीएम मोदी वाराणसी करीबन 5 घंटे तक रहेंगे। इस दौरान पीएम 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा की सौगात भी देंगे। दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली पुलिस पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने यह जुर्माना दिल्ली हिंसा 2020 के दौरान अपने कर्तव्यों का निर्वहन ठीक से नहीं कर पाने की वजह से लगाया है। यानी कि दिल्ली पुलिस हिंसा के दौरान अपना काम करने में विफल रही, इसी एवज पर उस पर जुर्माना ठोका गया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया पर तंज कसते हुए कहा है कि महाराजा और सिंधिया दोनों बिकाऊ हैं। एयर इंडिया बेचने के मामले में उन्होंने ऐसा बयान दिया है। बीजेपी विधायक शुभेंदु अधिकारी के बॉडीगार्ड की 3 साल पहले मौत हो गई थी। अब इस मामले में सीआईडी आज शुभेंदु अधिकारी के घर पहुंची। जिस समय सीआईडी वहां पहुंची तब शुभेंदु मौजूद नहीं थे, लेकिन जांच टीम की मुलाकात शुभेंदु अधिकारी के भाई और सांसद दिव्येंदु अधिकारी से हुई। और हिल स्टेशनों और बाजारों में भारी भीड़ से परेशान सरकार ने राज्यों को लेटर लिखकर कोरोना गाइडलाइंस के घोर उल्लंघन पर सलाह दी है और कहा है कि इससे कुछ राज्यों में R फैक्टर यानी रिप्रोडक्शन नंबर में बढ़ोतरी चिंता का विषय है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि राज्य गाइडलाइंस के सख्ती से पालन के लिए अधिकारियों को निजी तौर पर जिम्मेदार बनाए। आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। दिन भर की शुरुआत करते हैं राहुल गांधी और सोनिया गांधी के साथ चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की मुलाकात की। 2017 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में नाकामयाब होने के बाद राहुल और पीके की ये पहली मुलाकात थी। इस मुलाकात को लेकर कई अटकलें लगाई जा रही हैं, जिनमें सबसे अहम ये है कि इस बैठक में आने वाले राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बातचीत हुई है और माना जा रहा है कि प्रशांत किशोर राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए एनसीपी प्रमुख शरद पवार के नाम पर पूरे विपक्ष को साधने की कोशिश कर रहे हैं। और बीजेडी यानी कि नवीन पटनायक की जो पार्टी है उसे अगर छोड़ दें तो तकरीबन सभी पार्टियों की तरफ से इस पर सहमति भी है। तो मंगलवार को हुई बैठक में सोनिया, राहुल और प्रियंका गांधी रहे, जिसमें प्रशांत किशोर को कांग्रेस लीडरशिप की एक प्रेजेंटेशन दी गई और तमाम राज्यों में कांग्रेस के हालात पर चर्चा हुई। खबर यह भी है कि कांग्रेस अगले संसद सत्र से पहले कुछ नए चेहरों को संसदीय जिम्मेदारी दे सकती है। तो इसी मसले पर मैंने बात की इंडिया टुडे मैगजीन के डेप्यूटी एडिटर कौशिक डेका से और उनसे पूछा कि प्रशांत किशोर की इस मुलाकात के बाद चल रही खबरों को वो किस तरह से देखते हैं। अभी आकलन है कि शरद पवार के नाम पे मुहर लग गया है विपक्षी दलों का
जाहिर सी बात है, अगर शरद पवार जी राष्ट्रपति पद के लिए खड़े होंगे तो ऑब्वियसली ये एनडीए गवर्नमेंट के लिए अच्छी बात नहीं है। मोदी सरकार नहीं चाहेंगे कि शरद पवार जैसे एक राजनीतिविद जो बहुत ही कूटनीति में माहिर है, ऐसे शख्स राष्ट्रपति के पद में रहे। उस सरकार में कई सारे दिक्कतें पैदा हो सकते हैं। ये हमने देखा है पहले भी, बहुत पॉलिटिकल लोग अगर राजनीति में रहे तो दिक्कतें होते हैं। हालांकि ये बात भी तय है कि प्रणब मुखर्जी और नरेंद्र मोदी दोनों के बहुत अच्छे संबंध थे, दोनों ने बहुत अच्छे तरीके से सरकार चलाया था सांठगांठ से। तो शरद पवार के साथ भी नरेंद्र मोदी जी के अच्छे संबंध है, तो हो सकता है दोनों में भी आपसे सहमति हो कि शरद पवार ही राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी बने। लेकिन अभी मैं नहीं समझता हूँ ये संभव है। तो इसलिए ये देखना कि नवीन पटनायक की बात नहीं है, केसीआर के बात आएंगे, उद्धव ठाकरे की भी बात आएंगे कि कौन कितना चाहेगा कि शरद पवार को राष्ट्रपति पद के लिए अपना समर्थन दे। तो ये सब कुछ देखना पड़ेगा। और सबसे जरूरी बात है, एनडीए इस बात को कैसे लेंगे और क्या एनडीए आसानी से शरद पवार को राष्ट्रपति पद के लिए जीतने देंगे। प्रत्याशी होना तो एक अलग बात है, लेकिन जीतना भी पड़ेगा। तो लंबा रेस है, बहुत कठिन है ये सफर। तो अभी तो नाम आया है, ये सब तो आकलन है, अभी आगे जाके क्या होगा देखना पड़ेगा। बिल्कुल कौशिक जी, लेकिन पहले ये माना जा रहा था कि शरद पवार यूपीए चेयरपर्सन बन सकते हैं और अब राष्ट्रपति पद के लिए उनकी चर्चा हो रही है। तो क्या उनकी इस उम्मीदवारी को विपक्ष आने वाले लोकसभा चुनाव की किसी रणनीति के तौर पर देख रहा है? शरद पवार के नाम, जैसे आपने जिक्र किया कि इससे पहले यूपीए चेयरपर्सन के नाम शरद पवार के नाम रखा गया था। किसने रखा था? कांग्रेस के किसी नेता ने नहीं कहा था। ये खबर भी शरद पवार के तरफ से ही, शरद पवार ने खुद नहीं कहा, लेकिन उनके जो आसपास रहते हैं ये मीडिया मार्केट में फैलाया जाता है। फिर ये खबर आगे आते हैं, फिर इस पे चर्चा होते हैं, फिर लोग अपने अपने रिएक्शंस देते हैं। कोई सही बोलते हैं, कोई गलत बोलते हैं, कोई समर्थन देते हैं, कोई समर्थन नहीं देते हैं, कोई चुप्पी साधते हैं। लेकिन ये खबर भी ऐसा नहीं था कि यहाँ पे कोई सहमत हुआ था, यहाँ पे कोई पहले डिस्कशन हुआ था सारे नेताओं का, यूपीए के सारे दल का, और ऐसे डिस्कशन के बाद ये बात सामने आया था। तो इसी तरह ये जो राष्ट्रपति नाम जो आया है, अभी राष्ट्रपति के जो इलेक्शन है वो काफी दूर है। इतने समय पहले ही, मतलब 1 साल पहले ही ये सब नाम आना, ये कहना ये होगा वो होगा, तो ये सब आकलन है, ये सब ऐसे खबरें फैलाया जाता है। और इससे ये कहते हैं ना, टेस्टिंग वाटर अंग्रेजी में कहते हैं कि नाप रहे, मौसम नाप रहे, और कुछ नहीं। तो मुझे नहीं लगता इसके साथ हम लोकसभा की रणनीति को जोड़ सकते हैं, क्योंकि अभी जो मीटिंग्स भी हुए, शरद पवार जी प्रशांत किशोर जी से मिले, शरद पवार जी बाकी नेताओं से मिले, प्रशांत किशोर जी इन सब चीजों को ऑर्गेनाइज कर रहे। ये जो सारे बातें हो रहा है ये आ रहे हैं एक ही सोर्स से। हमने यहाँ पे किसी आरजेडी से कोई इनिशिएटिव नहीं देखा, हमने यहाँ पे केसीआर से कोई इनिशिएटिव नहीं देखा, हमने यहाँ पे इवन शिवसेना से कोई इनिशिएटिव नहीं देखा। तो ये एक शरद पवार की रणनीति है, वो अपने आप को नेशनल पॉलिटिक्स में किस तरह रेलिवेंट कर सकते हैं, वो अलग अलग तरीके से वो नाप रहे हैं, वो कितना खेल सकते हैं आगे, क्या क्या पैंतरा अपना सकते हैं। तो इसके अलावा मैं इस पूरे मसले को और किसी नजर से देखना नहीं चाहूंगा। कौशिक जी, कांग्रेस में भी एक बदलाव की आहट सुनाई दे रही है। ये कहा जा रहा है कि संसद सत्र से पहले कुछ नए चेहरों को नई जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं। तो आपको क्या लगता है वो नए चेहरे कौन से हो सकते हैं? क्या इस बारे में आप कुछ बता सकते हैं? देखिए, कांग्रेस में जब कोई डिसीजन होता है, फाइनल डिसीजन होता है, वो गांधी परिवार लेते हैं। और इस समय गांधी परिवार में 3 गांधी फैमिली के मेंबर एक्टिव पॉलिटिक्स में हैं। तो बाकी सब जो है वो सूत्रों के आधार पे चर्चा है, और ये सूत्र ऐसे होते हैं कि आप किसी पत्रकार को बोल देंगे कि ये पॉसिबिलिटी है, वो उन पे एक स्टोरी हो जाएगा। इसी तरह खबरें गरमाते हैं। तो ये बात तय है, ये बात सच है कि कांग्रेस में ये विचार चल रहा है कि अधीर रंजन चौधरी को क्या लोकसभा लीडर
कंटिन्यू किया जाए। शायद पॉसिबिलिटी है कि अधीर रंजन चौधरी को ना रखा जाए इस पद में। तो अगर उन्हें ना रखा जाए तो कौन आएंगे? तो कई सारे नाम हैं, हर नाम पे बहुत सारे पॉसिबिलिटीज भी है और बहुत सारे नेगेटिव्स भी है। जैसे कि पॉसिबिलिटीज की तरफ से देखा जाए कि हो सकता है मनीष तिवारी बन जाए, हो सकता है शशि थरूर बन जाए, काबिल नेता है दोनों, हो सकता है कोई और यंगर लॉट में से कोई नेता बन जाए। और कांग्रेस में ये मत सोचिए कि जितने जाने पहचाने नेता है वही सीनियर पोजीशन में जाएंगे। कांग्रेस के बीजेपी में भी ऐसे नहीं होता है, क्योंकि जब 2014 में मल्लिकार्जुन खड़गे को लोकसभा के लीडर बनाया गया था, किसी ने सोचा नहीं था कि खड़गे जी को लोकसभा के लीडर बनाएंगे। इसलिए किसको बनाएंगे, क्यों बनाएंगे, ये तो गांधी फैमिली ही बता सकते हैं। शशि थरूर को बनाया जाए तो, लेकिन शशि थरूर के ऊपर कितना भरोसा है गांधी फैमिली को, ये देखना पड़ेगा। तो ये सब चीजें देख के मुझे लगता है हो सकता है बदल जाए अधीर रंजन चौधरी, लेकिन कौन बनेगा ये इस पे मुहर सिर्फ गांधी फैमिली लगाएंगे। शुक्रिया कौशिक डेका। उत्तराखंड और हिमाचल के कई हिल स्टेशन पर भीड़ उमड़ने के बाद प्रतिबंध लगाए गए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर कोविड-19 रोकने के उपाय नहीं किए गए और भीड़ इसी तरह से बढ़ती रही तो कोरोना की तीसरी लहर समय से पहले आ सकती है। तो कुछ राज्यों में केसेस बढ़ने से चिंता भी बढ़ गई है, लेकिन सिर्फ भारत में ही ये दिक्कत नहीं है। दुनिया भर के अलग अलग देशों में कोरोना वायरस के नए केसेस फिर से बढ़ने लगे हैं। अमेरिका में 30,000 से ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, वहीं इंडोनेशिया में 40,000 केसेस रोजाना दर्ज किए जा रहे हैं। ऐसे कई और देश हैं इस लिस्ट में। तो चिंता की बात यह भी है कि इनमें कई देश ऐसे हैं जिनकी आधी से ज़्यादा आबादी को वैक्सीन लग चुका है। कुछ देशों ने तो अनलॉक की अपनी कोशिशों पर ब्रेक लगाकर दोबारा कड़े प्रतिबंध लगाने की शुरुआत कर दी है, जिसमें इजराइल का नाम भी है, क्योंकि इजराइल की वैक्सीनेशन पॉलिसी को एक मॉडल की तरह देखा जाता था और इस देश को मास्क फ्री भी घोषित कर दिया गया था। लेकिन अब हालात यहां पर खराब हैं। फाइजर, मॉडर्ना जैसी वैक्सीन कंपनियां भी 2 डोज के बाद अब बूस्टर डोज की तैयारी कर रही हैं। सवाल अब यह है कि विदेशों में 50% वैक्सीनेशन के बाद भी कोरोना के मामले किस तरह और क्यों बढ़ रहे हैं, और वो कौन से प्रमुख देश हैं, इस बारे में बता रहे हैं यूके के नेशनल हेल्थ सर्विस में साइंटिस्ट डॉक्टर अविरल वत्स। विदेशों में देखिए कुछ ही देश ऐसे हैं जिन्होंने 50% के करीब वैक्सीनेशन कर ली है और हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा कि जो कोरोना के केसेस हैं वो काफ़ी बड़ी मात्रा में बढ़ रहे हैं और मुख्यतः वो डेल्टा वेरिएंट वाले ही हैं। और ये देश जैसे यूके हुआ, यूएस हुआ, इजराइल हुआ, यूरोप के कुछ देश हैं जिसमें केसेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। और इसमें जो वैक्सीनेशन है उसका रोल ये रहा है कि जो वल्नरेबल ग्रुप्स थे, जिनको मौत से या सीवियर डिजीज़ का जो खतरा जिनमें ज़्यादा था, उनमें वैक्सीनेशन काफ़ी बड़ी मात्रा में हो गई, 80-90% हो गई इन देशों में। तो उसके चलते जो डेथ्स हैं वो कम हैं। तो डेथ्स कम हैं और हॉस्पिटलाइजेशन का जो दर थी वो भी काफ़ी कम है। लेकिन हाँ, वैक्सीन जो इन्फेक्शन रेट्स हैं वो अभी भी काफ़ी ज़्यादा हैं। और ये भी है जैसे इजराइल और यूके, यहाँ पे जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो हटा दी गई थी, तो उसके चलते भी जो रेट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा है। इसमें देखिए, जैसा मैंने पहले कहा कि वैक्सीनेशन का प्रोटेक्टिव रोल तो डेफिनेटली है, वो ट्रांसमिशन में भी हेल्प में भी प्रोटेक्ट कर रही है और सिवियरिटी और डेथ दोनों में इन देशों में जो है देखा जा रहा है कि वैक्सीनेशन काफ़ी मददगार हो रही है। डॉक्टर साहब, इन सारे देशों में जो ट्रेंड दिख रहा है, भारत के बारे में इस सहारे क्या कोई प्रोजेक्शन किया जा सकता है? जी, भारत में देखिए, भारत में प्रोजेक्शन को अगर हम लेके चलें तो उसमें 2-3 चीज़ें हैं। सबसे ज़रूरी तो ये है कि हमारी वैक्सीनेशन की जो दर है वो काफ़ी कम है। अभी 5 या 6% ही हैं जिनको 2 डोजेज़ लगी है और जब तक हम उसको 50-60% से ऊपर नहीं ले जाते, बल्कि ये भी देखा जा रहा है कि अगर हम 70% से ऊपर नहीं लेके जाते तब तक हमें आराम से चैन से नहीं बैठना चाहिए। मैं 2 डोजेज़ की बात कर रहा हूँ, वो हुई एक बात। दूसरा ये कि इवन इजराइल ने मास्क वगैरह बंद कर दिए थे उनको यूज़ करना, और वो भी दोबारा से री इंट्रोड्यूस कर दिए हैं डेल्टा वेरिएंट के जो अभी वहाँ पे वेव फैल रही है उसके चलते। तो
तो और इंडिया में अगर हम मास्क यूज़ करने बंद कर देते हैं, जो कि काफ़ी न्यूज़ में देखा जा रहा है, या 2 मीटर का डिस्टेंस या वेंटिलेशन इम्प्रॉपर है, वो सब अगर हम लेकर चलते हैं तो रिस्क जो हैं वो बहुत बढ़ जाते हैं। तीसरी बात ये है कि ये डेल्टा वेरिएंट जो है वो दुनिया भर में फैल रहा है, और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट जो है पूरा, जिसमें तकरीबन 1.5 बिलियन के करीब लोग रहते हैं, शायद उससे भी ज़्यादा, तो वहाँ पे जब ये फैल रहा है और वहाँ वैक्सीनेशन बहुत कम है, और वहाँ से कोई नए वेरिएंट्स अगर उभर कर आते हैं, और वो वेरिएंट्स नेचुरली हर वेरिएंट जो है पूरी दुनिया में फैल ही रहा है, वो अगर इंडिया पहुँचता है तो उससे जो वेव्स आएंगी, अगर वो ज़्यादा घातक या ज़्यादा ट्रांसमिसिबल है, तब फिर से हमारा जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, जो कि नॉन वैक्सीनेटेड हैं, वो भी वल्नरेबिलिटी में आते हैं, तो वो अभी भी मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल हैं। तो भारत का जो रिस्क है वो अभी बहुत बड़े लेवल पे बरकरार है, तो हमें इस बात का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। तो वैक्सीनेशंस, मास्क्स और न्यू वेरिएंट्स, ये हमारे कॉज ऑफ कंसर्न है राइट नाउ इंडिया के हिसाब से। डॉक्टर साहब, इजराइल पर हम पहले भी बात कर चुके हैं कई बार। अभी वहाँ डेल्टा वेरिएंट एक बड़ा कंसर्न है, और इस बीच उन्होंने एट रिस्क एडल्ट्स को फाइजर की बूस्टर डोज भी लगाने शुरू कर दी, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? जी, इजराइल में जैसा आपने कहा, डेल्टा वेरिएंट एक बड़ा कंसर्न है, और वहाँ का डोमिनेंट वेरिएंट है, और केसेस भी बढ़ रहे हैं। वहाँ पे अभी उन्होंने जो हाई रिस्क पॉपुलेशन है, हम उन्हीं को बूस्टर डोज देनी शुरू की है, और पब्लिक में बूस्टर डोज देने का कोई अभी पुख्ता डाटा नहीं है, और वो कहीं भी दी नहीं जा रही है। हाँ, उसकी बात ज़रूर हो रही है, उसकी तैयारी भी शायद चल रही है, क्योंकि अगर देनी पड़े तो एकदम से सब कुछ डोजेज से लेकर पूरा इंतजामात करने पड़ते हैं। लेकिन अभी जो पॉलिसी वो ये है कि अभी ऐसा कोई डेटा नहीं है कि हमें बूस्टर डोज देनी पड़े। जो हाई रिस्क हैं उनमें इसलिए होता है क्योंकि उनका जो इम्यूनिटी लेवल्स हैं वो लो हैं, और उनमें जो वैक्सीनेशन के बाद इम्यूनिटी जनरेट होती है वो भी उस लेवल की नहीं होती, और वो उतनी लंबी समय तक नहीं रहती। तो उनको बचाने के लिए, उनको प्रोटेक्शन उनकी बढ़ाने के लिए ये दी जा रही है, और ये बहुत ही मेरे हिसाब से काफ़ी वैलिड और बहुत ही अच्छा स्टेप है, क्योंकि वो जो पॉपुलेशन का हिस्सा है वो वल्नरेबल भी ज़्यादा होता है, उनमें डेथ्स भी ज़्यादा हो सकती हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी उनकी जो इम्यूनिटी है वो लो होती है। तो बूस्टर डोज उस पॉपुलेशन में बिल्कुल क्लिनिकली या साइंटिफिकली समझ में आती है। शुक्रिया डॉक्टर अविरल वात्स। जनसंख्या नियंत्रण पर उठने वाली मांग कोई नई नहीं है, लेकिन जब से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर कानून लाने की घोषणा की है, तब से ये विषय सुर्खियों में है। अब बीजेपी के सांसदों ने भी तय किया है कि वो जनसंख्या नियंत्रण पर प्राइवेट मेंबर बिल लेकर आएंगे। अब इस बीच राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने कहा कि हम दो हमारे दो के दिन लद गए, बच्चा एक ही अच्छा। वहीं छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने भी इसका विरोध किया है और कहा है कि देश में आबादी को नियंत्रित करने के लिए राजनीति या फिर कानून की जरूरत नहीं है, बल्कि लोगों को जागरूक करना चाहिए। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी वाले ही 70 के दशक में नसबंदी का विरोध कर रहे थे। उधर गुजरात में डिप्टी सीएम नितिन पटेल ने कहा कि इस कानून का वो अध्ययन करेंगे और फिर सही निर्णय लेंगे। उन्होंने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होगा या नहीं, इसको लेकर फिलहाल गुजरात सरकार ने कोई फैसला नहीं किया है। लेकिन लंबे वक्त से सरकार ये प्रचार करती आ रही है कि सही तरह से फैमिली प्लान हो, हम दो हमारे दो के नारे के साथ आगे बढ़ा जाए। लेकिन जनसंख्या नियंत्रण कानून की वकालत करने वाले बीजेपी नेता इस नारे पर कितने खरे उतरे, क्योंकि कुछ ऐसा डेटा सामने आया है जो बताता है कि बीजेपी नेताओं के 2 से ज्यादा बच्चे हैं। हमने बात की डेटा इंटेलिजेंस यूनिट के पीयूष अग्रवाल से। देखिए, इसमें हम अगर लोकसभा के एमपीज की बात करते हैं, जो लोकसभा सेक्रेटेरिएट पे डेटा अवेलेबल है 540 एमपीज का, उसमें से बीजेपी के तकरीबन 301 एमपीज हैं। और अगर हम दो हमारे दो की बात करते हैं, तो अगर हम बच्चों की बात करते हैं तो बीजेपी के ही 196 एमपीज हैं जिनकी 2 या 2 से कम बच्चे हैं, यानी 65.1%। और अगर हम 2 से ज्यादा बच्चों की बात करते हैं तो तकरीबन 105 भारतीय जनता पार्टी के ऐसे एमपीज हैं, जो कि तकरीबन 35% के हिसाब से हुआ। तो बीजेपी क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी है लोकसभा में, और इनके मतलब एमपीज भी इतने ज्यादा हैं, तो तकरीबन 35% इनके एमपीज ऐसे हैं जिनके 2 या 2 से ज्यादा बच्चे हैं।
और अगर हम ओवरऑल जैसे अगर हम बात करें तो तकरीबन 30% लोकसभा में एमपीज ऐसे हैं जिनके 3 या 3 से ज्यादा बच्चे हैं। पीयूष, ये जनसंख्या नियंत्रण कानून का सबसे ज्यादा बवाल तो उत्तर प्रदेश में है, वहां के नेताओं का क्या हाल है? तो अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, जो कि भारत का एक सबसे बड़ा राज्य है, यहाँ से लोकसभा में तकरीबन 80 एमपी जाते हैं। और अगर हम इनके 80 एमपी के बच्चों की बात करते हैं तो 42% एमपी ऐसे हैं जिनके 3 या 3 से ज्यादा बच्चे हैं, जिसमें कि सबसे अधिक संख्या बीजेपी की है, क्योंकि सबसे ज्यादा एमपी उन्हीं के हैं लोकसभा में उत्तर प्रदेश से। और यहाँ पे इंटरेस्टिंगली अपना दल एक ऐसी पार्टी है जिसमें एक एमपी ऐसे हैं जिनके 7 बच्चे हैं। तो अगर हम देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में भी ओवरऑल और उत्तर प्रदेश में भी ऐसी पार्टी है जिनके तकरीबन 3 या 3 से ज्यादा बच्चे हैं। ज़ोमैटो के फाउंडर दीपेंद्र गोयल ने सुबह सुबह एक ट्वीट किया, मैं तनाव में ज़्यादा खा रहा हूँ, ज़ोमैटो पर 3 ब्रेकफास्ट ऑर्डर कर चुका हूँ। दरअसल आज ज़ोमैटो का आईपीओ आया है, तो ये तनाव उसके फाउंडर के लिए स्वाभाविक है। आईपीओ से पहले गोयल को पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा और इन्फो एज के को फाउंडर हितेश ओबराय समेत नीति आयोग के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अमिताभ कांत ने शुभकामनाएं भी दी। और जब बाजार खुला, ज़ोमैटो के आईपीओ के लिए बिडिंग शुरू हुई तो ज़बरदस्त रिस्पांस देखने को मिला। 75 मिनट के भीतर ही इसका रिटेल पोर्शन पूरा सब्सक्राइब हो गया। मंगलवार यानी कल एंकर इन्वेस्टर्स से भी कंपनी को अच्छा रिस्पांस मिला है और एंकर इन्वेस्टर्स के लिए रखा गया पोर्शन 35 गुना सब्सक्राइब्ड हुआ है। तो इस आईपीओ के जरिए कंपनी की योजना 9,375 करोड़ रुपए जुटाने की है और कंपनी ने इस इशू के लिए प्राइस बैंड 72 रुपए से 76 रुपए तक तय किया है और इसके लिए लॉट साइज 195 शेयरों का होगा, यानी 195 शेयर और इसके मल्टीपल में शेयरों के लिए बोली लगाई जा सकती है। 14 जुलाई से 16 जुलाई तक निवेशकों के लिए ज़ोमैटो का आईपीओ खुला रहेगा और कंपनी के स्टॉक का 27 जुलाई को शेयर बाजार में लिस्ट होने की उम्मीद है। खैर, तो अब बाजार बंद हो चुका है, तो आज पूरे दिन किस कैटेगरी में ज़ोमैटो के आईपीओ को कितनी बोलियां मिली, ये जाना हमने इंडिया टुडे की हिंदी मैगजीन में एसोसिएट एडिटर और मार्केट एक्सपर्ट शुभम शंखधर से। जी, ज़ोमैटो का आईपीओ आज पूरे दिन शेयर बाजार में चर्चा का विषय रहा और पिछले एक हफ्ते में जिस तरीके से इस आईपीओ के प्रति लोगों का क्रेज था, आज वो सामने दिखा भी। रिटेल इन्वेस्टर के लिए जितना कोटा तय किया गया था कंपनी की ओर से, उसके 2 गुने से ज़्यादा बोलियां कंपनी को पहले ही दिन में मिल चुकी हैं, जबकि ओवरऑल अगर आईपीओ देखें तो 57% सब्सक्राइब हो गया है। आधे से ज़्यादा आईपीओ को बोलियाँ मिल चुकी हैं। अगर मैं मोटे मोटे नंबर्स में आपको बता पाऊँ तो करीब 71,92,33,522 शेयरों के ये बोलियां मंगाई गई थी, जिनमें से करीब 12,95,58,333 शेयर। आगे के नंबर शायद थोड़े कठिन हो जाएंगे। अगर मैं मोटे मोटे नंबर बताऊं तो करीब 71,92,00,000 शेयरों के लिए बोलियां मंगाई गई थी, जिनमें से 12,95,00,000 केवल रिटेल इन्वेस्टर के लिए थी और बाकी 38,88,00,000 जो थे वो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो हैं उनके लिए थी। और इसके अलावा जो नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर थे, HNI वगैरह, उनके लिए करीब 29,43,00,000 शेयर का कोटा था। अगर आप देखें तो आईपीओ का जो टोटल साइज था वो करीब 9,375 करोड़ रुपए का था, जिसमें 9,000 करोड़ रुपए के शेयर जो थे वो नए निवेशकों को बेचने के लिए बाजार में लाए गए थे, जबकि 375 करोड़ रुपए जो पहले से इन्फो एज जो पहले का इन्वेस्टर है कंपनी में, उसने 375 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे थे। 3:30 बजे तक का जो नंबर हमारे पास आया है, अच्छा मोमेंटम आप बोल सकते हैं। 57% आईपीओ सब्सक्राइब हो गया है। रिटेल इन्वेस्टर की तरफ से काफ़ी ज़बरदस्त रिस्पांस देखने को मिला। रिटेल पोर्शन का में करीब जो बिड आ चुकी हैं वो 31 करोड़ से ज़्यादा शेयरों के लिए बिड आ चुकी हैं, जो उनके लिए तय कोटे से करीब 2.5 गुना, 2.4 टाइम्स कह सकते हैं, उतने गुना ज़्यादा है। तो ओवरऑल ज़ोमैटो के आईपीओ को एक अच्छा रिस्पांस मान सकते हैं, कम से कम रिटेल इन्वेस्टर्स के साइड से। और 57% सब्सक्राइब हुआ है। फ्राइडे तक ये आईपीओ खुला रहेगा। पूरी उम्मीद है कि इसको फुली सब्सक्राइब कर लिया जाएगा। अच्छा शुभम जी, आईपीओ लाने की घोषणा के साथ ही ग्रे मार्केट में इसके प्रीमियम को लेकर बहुत चर्चा हो रही थी। आज वहां इसकी क्या स्थिति देखने को मिली?
जी, ग्रे मार्केट का प्रीमियम देखिए एक अनऑफिशियल डेटा है, कोई ऑफिशियल डेटा नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग आईपीओ की सक्सेस या फेलियर को इससे जोड़कर देखते हैं। जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें ये माना गया कि ग्रे मार्केट में आईपीओ को 8 से 9 रुपए का प्रीमियम मिल रहा है, जो कल 12 से 13 रुपए का था। तो इसको अगर हम इशू प्राइस में जोड़ दें तो ये माना जाता है कि इशू प्राइस में अगर ग्रे मार्केट का प्रीमियम जोड़ दें तो उससे ये पता चलता है कि मार्केट में जो आईपीओ वो कहाँ लिस्टेड होगा। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ये कोई ऑफिशियल नंबर नहीं है, ऑफिशियल डेटा नहीं है, ये केवल एक मार्केट का सेंटीमेंट जानने समझने के लिए ग्रे मार्केट प्रीमियम को बहुत सारे लोग कोट करते हैं। लेकिन तमाम बाजार के विशेषज्ञ अगर आप उनसे बात कीजिए तो उनका साफ ये कहना होता है कि आप ग्रे मार्केट से ज़्यादा बेहतर है कि कंपनी के फाइनेंशियल्स, कंपनी के पर जो रिपोर्ट्स हैं, कंपनी के जो फ्यूचर प्लान्स हैं, उन पर फोकस कर निवेश करना है या नहीं करना है, इसका निर्णय लीजिए। ये अपनी तरह की पहली कंपनी है जो लिस्ट होने जा रही है। इससे पहले कोई भी ऑनलाइन फूड एग्रीगेटर अपना आईपीओ लेकर नहीं आया था। तो कंपनी के पास अपना एसेट कुछ भी नहीं है, सिर्फ बिजनेस के लिए एक प्लेटफॉर्म है और कंपनी प्रॉफिट मेकिंग भी नहीं रही है। फिर ऐसे क्या फैक्टर हैं जो लोग इसमें इतनी रुचि दिखा रहे हैं? शुभम जी, देखिए, जैसा मैंने बोला कि जिस तरीके का रिस्पांस रिटेल इन्वेस्टर्स की तरफ से मिला है, ये माना जा सकता है कि रिटेल इन्वेस्टर्स कम से कम इस आईपीओ में आगे आए हैं और आईपीओ में उनको लगता है कि आईपीओ में कमाई का एक अच्छा मौका है, इसलिए ज़बरदस्त रिस्पांस रिटेल इन्वेस्टर्स की तरफ से मिला है। इसके अलावा अगर आप देखें तो जो एंकर इन्वेस्टर हैं वो भी निश्चित तौर पर साथी हैं, पुरानी कंपनी भी खरीद ही रही है। तो अभी तक के इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अगर आप देखें तो ये निवेश, ये आईपीओ फुली सब्सक्राइब हो जाएगा और आईपीओ को अच्छा रिस्पांस कहा जाएगा कि मिल गया है, 100% से ज़्यादा सब्सक्राइब हो जाएगा। तो यहाँ पर जो सबसे चिंता वाली बात है, या चिंता भी नहीं कहूँगा मैं, यहाँ पर जो गौर करने वाली बात होगी वो ये होगी कि लिस्टिंग के बाद कितने इन्वेस्टर इसमें रह जाते हैं, क्योंकि करीब करीब 3200 करोड़ रुपए के मूल्य के शेयर ऐसे भी होंगे जो फ्री टू सेल हैं बाजार में। जिस दिन कंपनी लिस्ट होगी तो वो इन्वेस्टर जब चाहें अपने शेयर बेच सकते हैं। तो क्या वो इन्वेस्टर 4 बड़े फंड हैं, क्या वो आगे आएंगे बेचने के लिए, या बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर केवल जो लिस्टिंग गेन्स के लिए गए हैं, क्या वो टिकेंगे या केवल लिस्टिंग गेन्स लेके निकल जाएंगे? लॉन्ग टर्म बेट इसको नहीं मानेंगे। ये देखना होगा लिस्टिंग के दिन, इसकी लिस्टिंग के बाद अगले 1 हफ्ते 2 हफ्ते में कितने इन्वेस्टर इस कंपनी के साथ रहते हैं या टिकते हैं, ये ज़्यादा गौर करने वाली बात होगी। शुक्रिया शुभम शंकर। खबरों की हलचल और देश विदेश का मिजाज आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। तो दिन भर में आज के लिए इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकिन आज के पॉडकास्ट के बारे में अगर आपको हमसे कुछ कहना हो तो मेल कीजिए radio@aajtak.com पर। और चलते चलते बता दूं कि अगर आप मोबाइल फोन्स और टेक्नोलॉजी में ज़रा भी इंटरेस्ट रखते हैं तो हमारा ख़ास पॉडकास्ट सबका मालिक टेक ज़रूर सुनिए। इस बार का टॉपिक है कि OnePlus और Oppo के साथ आने से मोबाइल फ़ोन्स में क्या बदलाव होंगे। तो सुनिए और बताइए कि कैसा लगा आपको हमारा पॉडकास्ट। इस शो के प्रोड्यूसर थे मेरे दोस्त प्रतीक वाघमारे और इसका साउंड डिज़ाइन किया था मेरे और भी पक्के दोस्त अमृत रेगी ने। मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी और अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। आप अपना ख्याल रखिए। मॉनसून आपके शहर में पहुँच गया हो तो चाय और पकौड़े का मज़ा लीजिए और सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार। कमाते हैं लेकिन बचा नहीं पाते, बचाते हैं तो उससे कमा नहीं पाते। शेयर की चाल, निवेश का हाल, बाजार का तमाशा, इकोनॉमी की भाषा, बॉन्ड, बीमा, सोना, चांदी, सबकी होती है बात बचाते रहो नारे के साथ। हर शनिवार नितिन ठाकुर के साथ कीजिए मुलाकात अपने मनी मैनेजर से।